सो लास्ट क्लास जो हम लोग की हो रही थी वो बीच में ही हम लोग की ऑफ हो गई थी, कैमरा डिस्चार्ज हो गया था इस वजह से। तो हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और शायद हम लोग ये पढ़े थे जिसमें दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डालकर हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने सिखाया था। एक तो हम टेक्निक सिखाए थे कि कैसे हम मीडियम के थिकनेस को हवा में कन्वर्ट करके उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यही सवाल हमको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो कैसे हम करते हैं इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हम यहीं से बढ़ते हैं आगे। इसको हम नोट पॉइंट 1 दे देते हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी, जैसे ये हवा है और ये डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और थिकनेस है T, तो आप इस मीडियम को हवा के इक्विवेलेंट जो है जब कन्वर्ट करोगे तो उसका मान हो जाएगा T डिवाइडेड बाई K। इसका मान हो जाएगा T डिवाइडेड बाई K। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा D है और ये हवा है और बीच में जो T थिकनेस की वो मीडियम है, तो हवा तो बच गया D माइनस टी, ये दोनों मिला करके D माइनस टी अब प्लस जो ये एक्स्ट्रा मीडियम रह गया है उसका हवा के समतुल्य मान होगा T बटा में K। तो अब आप मान लीजिए कि प्लेट एरिया वही रह गया जो था और बीच की दूरी अब हम हवा की लेंगे दोनों प्लेट के बीच, इसको हटाकर इसकी जगह हवा ले लेंगे और दूरी टोटल कहेंगे D माइनस टी जो एक्चुअली में हवा था, अब प्लस T बाई K जो कि मीडियम के समतुल्य हवा बना। और इस तरह से फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो A एप्सिलॉन नॉट ये रहा और D हो गए दोनों प्लेट की हवा में दूरी क्या है, तो दैट इज D माइनस टी प्लस T बाई K, दैट इज दिस। अगर हम आपसे ये पूछें कि मान लो कि ये मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक ना होकर अगर ये एक कंडक्टर होता, इफ इट इज अ कंडक्टर जिसकी थिकनेस है T एंड दिस इज नाउ इट इज ए कंडक्टर और बाकी हवा है, इन दोनों के दरमियान हवा है, दिस इज एयर, तब आप इसकी कैपेसिटेंस का मान क्या बोलते? अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, तो हमने इसका कैपेसिटेंस आपको सिखा दिया। अगर यही कंडक्टर होता, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो होता, तब इस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस का मान हम देखो कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का हमने कितना सिखाया है आपको, तो इसका हमने बताया है K इन्फिनिटी। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कंडक्टर का, दैट इज इन्फिनिटी। तो आप वही काम करेंगे। आप क्या करेंगे कि इस प्लेट्स के बीच जो मीडियम रखा हुआ है कंडक्टर के रूप में, देखो यहाँ से यहाँ तक हवा कितना रहा, तो हवा रहा D माइनस टी, ये तो एक्चुअली में हवा है, और जो ये मीडियम है जो कंडक्टर के रूप में है, इसके समतुल्य हवा कितना बनेगा, तो दैट इज T बाई K और K का मान हो जाएगा इन्फिनिटी, और समथिंग का इन्फिनिटी इज 0, तो ये बराबर हो जाएगा D माइनस टी इटसेल्फ। मतलब कहने का कि जितना भी कंडक्टर की थिकनेस है वो थिकनेस को आप इल्यूमिनेट कर दो, तो जो बचेगा दूरी, वही दूरी कैपेसिटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम आपसे पूछे दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या हुआ हवा में, तो आप बोलेंगे D माइनस टी। कंडक्टर को आप घटा दीजिए, जितना थिकनेस इसका उतना घटा दीजिए, तो बच गया D माइनस टी, दैट इज D माइनस टी। और इसकी जो कैपेसिटेंस का मान अगर हम आपसे कहें तो कहेंगे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ठीक है। बाय द वे
अगर हम इस प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम भरे थे डाइलेक्ट्रिक वाली, इसके पहले वाला में देखोगे तो मीडियम भरे थे डाइलेक्ट्रिक वाली, ये वाली पूरा दोनों प्लेट्स के दरमियान जितना भी दूरी है उसको हम पूरा मीडियम से अगर भर देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस को हमने कितना बोला था, पूरा भर देंगे तो अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो इसका हो जाएगा C का मान A एप्सिलॉन नॉट k डिवाइडेड बाई d होगा, क्योंकि बीच की दूरी d है तो होगा ना। परंतु अगर ये डाइलेक्ट्रिक न होकर अगर ये कंडक्टर होगा तब इसकी कैपेसिटेंस आप क्या बोलेंगे? तो इसका जो k होगा इस केस में इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम अगर यहाँ k की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी गुना समथिंग विल बी इन्फिनिटी, और तब इस केस में इसका मान जो है वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे बोलें कि भाई इस तरह की अगर अवस्था नहीं है, अगर हम इस तरह की अवस्था नहीं है, हम इसको हटाते हैं और इसको बगल में लिखेंगे इसी के समतुल्य। मान लिया जाए कि अगर हम इसी को, ये जो दो प्लेट्स हैं, ये जो दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच पूरी तरह से कंडक्टर भरा हुआ है, ऐसा मान लो कि हम पूरा कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक न भरें और बस एक तार से इस तरह से जोड़ दें। ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट हैं, और ये है एक कंडक्टिंग वायर, सिंगल एक कंडक्टिंग वायर है। तब इस केस में इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? तो हमने एक तरीका सिखाया था आपको, एक तार जोड़ो या दो तार जोड़ो या तीन तार जोड़ो या लाखों तार जोड़ दो, और अगर हम इस तरह से लाखों तार जोड़ते चले जाएं तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस तरह के कंडक्टर के फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्लेट्स के बीच एक कंडक्टर का भरमार हो जाएगा। तो एक तार जोड़ें या 1,00,000 तार जोड़ें, घटना वही होनी है। तो अगर हम सिंपल एक तार अगर जोड़ देते हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, अगर हम एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं तो जो इसके रिजल्ट बनेंगे हूबहू वही रिजल्ट इसके भी बनेंगे। और कैपेसिटेंस का मान इसका, जैसे हमने A एप्सिलॉन नॉट k बाई d कहा, और k का मान को अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई समथिंग, इन्फिनिटी गुना समथिंग इन्फिनिटी, तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो k के इन्फिनिटी होने से इसके मान इन्फिनिटी हो गए। तो इस तरह का कैपेसिटर हो या दो प्लेट्स को अगर हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं तब उस केस में उसकी कैपेसिटेंस हो तो उसका जो मान होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी बोलने का आप एक दूसरा तरीका भी बोल सकते हो। एक तो k के इन्फिनिटी होने से इन्फिनिटी गुना समथिंग इन्फिनिटी हुआ, ठीक है ना। दूसरा आप बोल सकते हो इसी चीज को कि कैपेसिटेंस का मान होता है चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, होता है ना। हम लोग जो पढ़े हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। अगर हम इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों प्लेट्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल आपस में समान हो जाएंगे, जो भी उसके चार्जेस वगैरह दिए हुए थे ताकि वो कैपेसिटर के रूप में काम करे। लेकिन जब हम उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उनकी पोटेंशियल आपस में समान हो जाएंगी। इसकी जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल इसका भी होगा, और तब इस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, एंड समथिंग बाय 0 अगेन इन्फिनिटी। तो आप k को इन्फिनिटी डालकर इन्फिनिटी वैल्यू c बोल सकते हो, या नहीं तो आप इस तरह से भी इस c का मान इन्फिनिटी कह सकते हो। दिस द बोथ आर करेक्ट। जो रीज़न है कैपेसिटेंस के इन्फिनिटी कहने का, ये दोनों अपने आप में सही है। तो तुम जो भी तरीका से सोचते हो उसके अनुसार आप इसका जवाब इन्फिनिटी ही कहोगे।
तो यहाँ से हमको पता चला कि बाय द वे अगर ये कंडक्टर से भरा हुआ हो या तार से कनेक्ट किया हुआ हो, तो हम इस तरह के कंडक्टर, ये जितने भी दो प्लेट्स हैं आपस में हम इनको एक दूसरे के रूप में सटा सकते हैं। मतलब जितना भी कंडक्टर का मटेरियल भरा हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच, हम उस कंडक्टर को अगर हटा देंगे तो कंडक्टर की जो थिकनेस है उतना ही अमाउंट में हम प्लेट्स को नज़दीक कर देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कंडक्टर भरा हुआ है, तो अगर हम कंडक्टर को हटा देंगे तो हम इन दोनों प्लेट्स को लगभग सटा देंगे। जब सटा देंगे तो बीच की दूरी हो जाएगा, d का मान है 0 and a epsilon naught by d and d becomes 0, तो something by 0 again infinity. So there are lots of way to think about the capacitance of such type of capacitor. ठीक है, अब हम आपको ये था तीसरा था ना, अभी हम बात करते हैं चौथा। मान लिया जाए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और हम इनके बीच कुछ मीडियम रख रहे हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये हवा है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, ये नीचे लिख देंगे, ठीक है। और फिर बीच में हवा है, और ये कंडक्टर है, और फिर ये एक प्लेट है, और कंडक्टर और प्लेट के बीच फिर हवा है। दूरियां हम समान ले लेते हैं। देयर इज डी, there is d, this is again d, this is d, and this is also d. ये हवा है, यहाँ से यहाँ तक ये हवा है, ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो है वो k है। Here this is conductor, this is conductor। कंडक्टर का जो k है वो इन्फिनिटी है, and this is air, this is air। और सभी आपस में स्पेसिंग समान रखे हुए हैं। हवा यहाँ से यहाँ तक d है, यहाँ से यहाँ तक का मीडियम का k हुआ, ये k का मान इन्फिनिटी हुआ, कंडक्टर हुआ, और ये हवा है। देयर इज एयर, देयर इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर। नाउ you have to find the capacitance of this parallel plate capacitor and then show the electric field lines between these plates. मान लो हमने इस प्लेट को एक चार्ज दिया है प्लस क्यू और इसको हमने चार्ज दिया है माइनस क्यू, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे उस फिगर को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को आप ड्रॉ करके बताइए। तो ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करें बताइए आप। कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं, ये जितने भी मीडियम यहाँ भरे हुए हैं अंदर में, उस सब को हम हवा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो भाई, हवा तो ये है, ये है, ये है, ये सब तो हवा ही है। तो हवा हो गया d प्लस डी प्लस टी 3d, ये तो एक्चुअल हवा हो गया। उसके बाद ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, थिकनेस है d, तो इसका हो जाएगा d बाई k। तो हवा का तो हमने कैलकुलेशन ले लिया है, मीडियम थिकनेस d का भी ले लिया है, और ये जो डाई कंडक्टर है तो इसका हो जाएगा d बाई इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का मतलब वो लगभग जीरो ही हो, ये पूरा जीरो ही हो गया। तो देयर इज द डिस्टेंस, और अब हम इसको हवा में मानेंगे। प्लेट एरिया इसका दिया हुआ है, प्लेट एरिया इज ए। तो अब आप इसकी कैपेसिटेंस बहुत आराम से बोल सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 3d प्लस डी बाई के। दैट सिंपल। एक तो प्रश्न था कि आप इसकी कैपेसिटेंस बताइए, तो लो जी बता दिया। अब कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार होंगे इस दोनों प्लेट के रीजन के बीच, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके बताइए। तो ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है। इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, ये है हवा, ये है हवा। हवा में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किया है, ये ई नॉट। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में, और हम इसको थोड़ा घना कर देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। हम थोड़ा सा आपको बगल में यहाँ बता देते हैं। सपोज करो कि एक ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ये हवा है, दिस इज एयर, ओके। और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे हवा से गुजरते हुए आ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ई नॉट आ रहा है और वो हवा में समाएगा। तो हवा में समाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेंगे, हवा में समाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेंगे, ई नॉट ही रहेंगे। लेकिन जब वही ई नॉट हवा से गुजर के जब मीडियम में समाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब वो समाएगा, तो यहाँ पर जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो के टाइम्स कम हो जाएगा। दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई के। मतलब कहने का कि जितना अमाउंट हवा में है, जितना अमाउंट हवा में है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब मीडियम में समाता है तो मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के टाइम्स कम हो जाता है। और अगर मान लो कि इसके बाद अगर कोई कंडक्टर होता है, दिस इज ए कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। मतलब ये लाइन जो है इसके भीतर नहीं घुसेगा, ये लाइन जो है इसके भीतर नहीं समाएगा। तो हवा में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी भी है, अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में घुसता है तो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है उतना टाइम्स कम हो जाएगा। हवा में अगर ई नॉट है तो मीडियम में होगा ई नॉट बाई के। और अगर वही हवा में अगर ई नॉट है और वो किसी कंडक्टर में घुसता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ देखो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है ई नॉट। तो अगर मीडियम में डाइलेक्ट्रिक में अगर वो घुसता है तो क्या होगा, तो के टाइम्स कम हो जाएगा, होगा ना। और हम के टाइम्स कम हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड अगर कम हो गई तो मैग्नीट्यूड को कम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस को हम थोड़ा दूर दूर दिखाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। और इस रीजन में चूंकि ये फिर हवा हो गया तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही जो है डेंसर हो जाएगा, उतना ही डेंसर होगा। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हम लोग हवा में ड्रॉ किए हुए हैं पहले, वही डेंसर यहाँ भी होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, एयर। तो यहाँ पर अगर ई नॉट है
तो यहाँ पर होगा ई नॉट डिवाइडेड बाई के, फिर यहाँ पर अगेन ई नॉट हो जाएगा। अब आगे देखो तो कौन पड़ा हुआ है स्लैब के रूप में, कंडक्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। इसके बाद देखो तो यहाँ पर फिर हवा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला यही चार्ज है। अगर हम यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी रख देंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चूंकि मीडियम में डायलेक्ट्रिक में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जो है वो हवा के रेस्पेक्ट में जितने बनेंगे उसका k टाइम्स कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा हवा में, उसकी डेंसिटी वही होगी जो हम लोग और फिर जगहों पर हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड शो किए हैं, इस तरह का। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एयर। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, और यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पर समझी थी कि कैसे क्या होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो जहाँ बनेगा उसको हमने ड्रॉ कर दिया है। हम अगर इसका प्लॉट करते हैं, सपोज करो आई वुड लाइक टू प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अगर आप ये इसको अगर हम x ले लेते हैं, तो यहाँ x का मान अगर 0 कर लेते हैं तो दिस इज d, दिस इज 0.2d, 2d, 3d, d, 2d, 3d, 4d, 5d, 4d and there is 5d. And now I would like to draw the variation of electric field from this to that position, one plate to another plate. तो बताया जाए 0 से d तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है यूनिफॉर्म है और ई नॉट मान का है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म। व्हाट अबाउट विद इन दिस रेंज, d से लेकर 2d तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट बाई के, माने k टाइम्स कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशन होंगे कुछ इस तरह के होंगे, कांस्टेंट ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होंगे कांस्टेंट ही होंगे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यहाँ k टाइम्स कम होगा। सो दिस इज द वैल्यू ई नॉट बाई के। यहाँ से यहाँ तक 2d से लेकर 3d तक, फिर हवा आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही पहले वाला पकड़ लेगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। देन आफ्टर d, 2d, 3d, 3d से 4d तक, 3d से 4d तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, नाउ दिस इज 0। एंड देन आफ्टर d, 2d, 3d, 4d, दिस इज 5d। तो 4d से लेकर 5d तक, तो 4d से लेकर 5d तक इलेक्ट्रिक फील्ड वही फिर पकड़ लेगा जो हवा में था। ये था। तो इसके प्लॉट कुछ इस तरह के वेरी करेंगे। अब अगर हम इसके पोटेंशियल को शो करते हैं, पोटेंशियल, और यही होगा d, 2d, 3d, 4d, 5d। तो देखो ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल वाली है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। ये प्लेट नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव पोटेंशियल वाली, यहाँ का पोटेंशियल कम है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो हम जैसे इस एंड से इस एंड की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल मेरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ओके, तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ में जो कम होगा
पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने में कम होगा, पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने में और कम होगा, पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने में कम होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कम होगा, और वो कम होते होते जो बचेगा वो यहाँ पर की पोटेंशियल के बराबर कहेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कम हुआ, मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल का मान V प्लस था जो भी है, और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल मेरी क्या होंगी, कम होती जाएंगी। यहाँ तक ये कम हुआ, ये कम हुआ, कुछ मान यहाँ के पोटेंशियल में रहेंगे। फिर जब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल हुआ E नॉट इंटू डी, ये वाली मान होगी पोटेंशियल E नॉट इंटू डी, और यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा, कमी होगा, वो होगा E नॉट बाई के इंटू डी। यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हो गया E नॉट इंटू डी। दिस इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और ऑफ कोर्स हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल का मान ये बता रहा है E नॉट इंटू डी। और अगर हम इसकी पोटेंशियल का बात पूछें तो दैट इज E नॉट बाई के इंटू डी। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा घटा, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा घटा। हवा में पोटेंशियल का मान ज़्यादा घटा, इसमें पोटेंशियल का मान घटने की दर के टाइम्स कम है, हवा के रिस्पेक्ट में के टाइम्स पोटेंशियल घटने की दर कम है। ठीक है, तो पोटेंशियल घटने की दर अगर कम है तो दर को हम कैसे दर्शाते हैं, स्लोपिंग से। तो इसकी स्लोपिंग जो है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्लोपिंग कम होगी, इसकी जो स्लोपिंग होगी वो कम होगी। घटेगा, घटेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ घट रहा है लेकिन स्लोपिंग जो होगा वो कम होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्लोप कर दें तो इसमें भी कमी होगा लेकिन कम होगा। इसके बाद हम फिर हवा में आ जाते हैं। तो हवा में यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल में कमी जो है यही होगा E नॉट इंटू डी। तो इसका स्लोपिंग वही होगा जो था। ये जो स्लोपिंग है इसको हम चूँकि थोड़ा और हम बड़ा ले लेते हैं ताकि दिखाने में आसानी हो। भी ये है V प्लस, तो इसकी जो स्लोपिंग है वो ये है। स्लोपिंग इसमें भी होगा लेकिन इसमें हम डिक्रीमेंट तो इसमें भी होगा लेकिन डिक्रीमेंट की दर इस केस में कम होगा। फिर यहाँ पर वही डिक्रीमेंट हुआ, जो इसमें था डिक्रीमेंट वही डिक्रीमेंट इसमें भी होगा। इस केस में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो गुना डी जीरो। तो इस केस में पोटेंशियल के मान कांस्टेंट होंगे और कंडक्टर में पोटेंशियल कांस्टेंट होते ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी कांस्टेंट पोटेंशियल विद इन दिस रीजन। इस रीजन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक में जैसा ये स्लोपिंग दिख रहा है वही स्लोपिंग यहाँ भी होगा। और यहाँ आकर के ये भी माइनस इस प्लेट के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो हवा में और ये डाइलेक्ट्रिक में चेंज है, और ये है क्या बोलते हैं, कंडक्टर में। तो ये हवा, ये डाइलेक्ट्रिक, ये हवा, ये कंडक्टर, ये फिर हवा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन है और ये पोटेंशियल के वेरिएशन है जो आपके सामने ग्राफ के रूप में है। तो हमने सारे पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर सेटअप करके आपको ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो इसी के अनुसार आपको मान दिया जा सकता है जिसके अनुसार हम इसका प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फोर्स बिटवीन
इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट के बीच फोर्स। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच की दूरी है d, प्लेट का एरिया है a, इसके पास एक प्लस q चार्ज है और इसके पास माइनस q चार्ज है। प्रश्न उठता है कि क्या ये आपस में दोनों प्लेट एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? मतलब आपस में ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो इसका जवाब है लगाएंगे। चार्जेस अपने काम करेंगे और ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्रश्न उठता है कि इनके आकर्षण के फोर्स क्या होंगे। अगर हम आपसे इन दोनों के बीच फोर्स पूछते हैं तो क्या आप ये फोर्स बोलोगे? 1/, इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स पूछ रहे हैं तो प्लेट के बीच की दूरी d है, एक का चार्ज q है, एक का भी, दूसरे का भी चार्ज फॉर्चुनेटली q है, तो क्या इनके बीच फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 दैट इज q, q2 दैट इज अगेन q, तो q स्क्वायर हो गया बटा में दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस इज d, तो d का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ दोनों प्लेट्स के बीच फोर्स बोलने का मन कर रहा है? तो इसका जवाब है ये नहीं है। यहां गलतियां होती हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम आपकी गलती भी बता दे रहे हैं और फिर सही क्या होगा ये ध्यान से सुनिए। ये जो फॉर्मूला कूलम्ब्स के लॉ के रूप में जो हम लिखते हैं, वो बेसिकली कूलम्ब के लॉ जब देखोगे तो लिखा हुआ दैट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल चार्ज। और आगे चल जब हमने देखा तो स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए भी ये काम करता है, बशर्ते कि जो चार्जेस हैं वो आपस में या तो सतह पर हों या एक दूसरे से दूर हों। जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे से आउटसाइड हों या सतह पर हों। अगर इनसाइड में है तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। ये हम कई बार आपको बोले हुए हैं। परंतु ये जो फॉर्मूला बेसिक तैयार हुआ है कूलम्ब के अनुसार, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स, और हम एडवांस में इसको चार्ज्ड स्फीयर में भी लगा देते हैं जहाँ सूटेबल कंडीशन प्राप्त होता है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल हैं ये दोनों प्लेट? नहीं है, ऑफकोर्स एक दूसरे के दूर हैं। तो क्या ये दोनों स्फीयर्स हैं? स्फीयर्स रहते तो भी हम लगा देते थे, नहीं है। तब हम क्या करें? तो सुनो, तरीका सुनो। ये जो प्लेट है पॉजिटिव, ये निगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट जो करता है, तो कैसे करता है अट्रैक्ट? आपस में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता कैसे है? तो नियम बताया था कि एक चार्ज अपनी जगह बैठे बैठे फील्ड छोड़ता है और वो फील्ड जाकर दूसरे चार्ज को फोर्स लगाता है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट चार्ज का है, ये अपनी जगह बैठे बैठे फील्ड छोड़ेगा और उसका जो फील्ड है वो इस रीजन में पहुंचेगा, और इस प्लेट के रीजन में इसके छोड़े गए फील्ड किधर होंगे? तो पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड ऐसा बनाएगा, तो ये वाली फील्ड यहाँ पहुँचेगा ऐसा। दिस इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ये हम ड्रॉ किए हुए हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो कितना बनेगा? वो बनेगा चार्ज बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट चार्ज ऑन दी नेगेटिव प्लेट चार्ज। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, याद रखिएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है
और ये जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये चार्ज है नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। एंड दिस इज द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट बराबर कितना होगा, बराबर होगा चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव प्लेट। तो चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट क्या है, तो Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से फोर्स के मान मुझे प्राप्त हुए, दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसी तर्ज पे आप इस प्लेट पर भी फोर्स निकाल सकते हो। नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है ये इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। क्यों, अगर हम यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो ये माइनस Q उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट विल बी अगेन Q बटा में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। Now this will be the force on this positively charged plate, और फोर्स के मान यही होंगे Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो here we have calculated the force on this charge plate and this charge plate। तो यही फोर्स का मान है, जो याद रखिएगा तो काम को आसान, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वैल्यू आप याद ही रखते हैं और इस तरह से आप इमीडिएट उसके मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फोर्स है Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की सहायता से अगर बात करें तो वो भी हम बता सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो सिग्मा का मान अगर बोला जाए तो सिग्मा का मान आप बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई A। एक ही साइड में रहते हैं चार्ज इस प्लेट पे, तो Q डिवाइडेड बाई A, तो उसके अनुसार हम यहाँ मान सजा सकते हैं। Q की जगह हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो फोर्स आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, तो A कट जाएगा तो हाफ सिग्मा स्क्वायर A बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स कहाँ लग रहा है, इंटायर सतह पर लग रहा है। इस तरह से समझ लो कि एक प्रेशर खींच रहा है इसको, इस प्लेट को इधर में। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करें, प्रेशर कितना लग रहा है, तो दैट इज द फोर्स बटा में एरिया, एंड दैट विल बी हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। छोड़ो इसको भी छोड़ो। क्योंकि हमें ये डिराइव करने पूछा नहीं जाता है, बल्कि सवाल जैसा हमको दिया रहेगा उसके अनुसार ये हम अपने से सजा लेंगे, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्रेशन आपको नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिटा दिया हमने इसलिए क्योंकि आप उसको अपने अनुसार जो है कभी भी सजा सकते हो। नाउ द फोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट इज, इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच हो गया Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नोट कीजिएगा, एक प्लेट चार्ज प्लस Q, एक प्लेट चार्ज माइनस Q, इनके बीच की दूरी D, इनके बीच फोर्स आपस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, और फोर्स के मान जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक ठीक है। अगर हम इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को ज़्यादा कर देंगे, चार्ज वही रहने देते हैं, प्लस Q माइनस Q,
बीच की दूरी को 2d कर देते हैं। तो अब बताइए कि इन दोनों प्लेट के बीच जितने पहले फोर्स लग रहे थे, अब फोर्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे या कांस्टेंट रहेंगे, क्या होंगे? तो अगर तुम दिमाग में कूलम्ब्स लॉ को लेकर के हमेशा उसको अप्लाई करने का कोशिश करोगे तो यहाँ मन करेगा कि घट जाएंगे। चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ गई तो फोर्स कम होने चाहिए, दूरी दोगुना हो गया तो 4 गुना फोर्स कम होना चाहिए। लेकिन सही बात यहाँ यह है कि फोर्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों प्लेट्स के बीच की जो फोर्स है वो डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्सप्रेशन में फोर्स डिपेंड कर रहा है उनके चार्ज पे और जो प्लेट्स हैं उनकी एरिया पे। प्लेट का एरिया अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, प्लेट्स के चार्ज को चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच अगर हम कोई मीडियम भर देंगे तो फोर्स का मान उस तरह से चेंज हो जाएगा। और मीडियम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तब क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके अनुसार फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां पर भी फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो वही होंगे, ये याद रखिएगा। तो आप यहां से गौर से देखो कि चार्जेस के एक दूसरे से दूर होने पे फोर्स कम होंगे, गारंटी नहीं है। हाँ, अगर दो पार्टिकल चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फोर्स कम होंगे, स्फेरिकल चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फोर्स कम होंगे, लेकिन यहां पर फोर्स कम नहीं होंगे, फोर्स आपस में समान रहेगा। तो ये हमने अभी फोर्स कैलकुलेट की है और उसको हमने समझा भी है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in charged capacitor। जैसा हम कई बार आपको बोले हैं कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे होता है, तो हम बाहर से कुछ काम करके उस सिस्टम को एनर्जी दिए रहते हैं और वही एनर्जी के रूप में वो अपने भीतर रखता है। जो हम वर्क करके जो एनर्जी दिए रहते हैं वो अपने भीतर एनर्जी जमा करके रखता है, एंड दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सपोज करो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, लिखना नहीं है इसको, पहले समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, बीच की दूरी है d और इनके प्लेट एरिया है a, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके भीतर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और वो जो स्टोर्ड है तो वो स्टोर्ड कहाँ है? मतलब स्टोर्ड है तो कहीं ना कहीं गोडाउन होगा, तो गोडाउन कहाँ है ये हमसे पूछा जा रहा है। और वो जो स्टोर्ड हुआ एनर्जी वो कैसे हुआ उसके भीतर स्टोर्ड? तो सुनो ध्यान से, हम इसको हटाते हैं और फिर वही चीजें तैयार करेंगे। सपोज करो कि ये जो प्लेट है जिसके चार्ज प्लस Q है और एक दूसरा जो प्लेट हम इसके काफ़ी बहुत करीब, सटाना नहीं है सिर्फ, हम इसके काफ़ी करीब कर दें -Q प्लेट, अभी हम इसके बहुत करीब कर दें और अब हम इस अभी दूरी जो है इन दोनों के बीच की दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 0 है। पूरी तरह 0 तो नहीं कहेंगे, नहीं तो सट जाएगा तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज आदान प्रदान करके। यह अप्रॉक्सीमेटली 0 है मतलब कि दूरी उनकी। और हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्लोली, नॉट विथ एक्सेलरेशन, वेरी स्लोली हम इसको खींचकर आगे और आगे और आगे ले जा रहे हैं और इसकी जो पोजीशन है हम खींच करके यहाँ कर दे रहे हैं। ये खींच कर ले आए और खींच करके हम यहाँ कर दे रहे हैं। ये इस पोजीशन पर था, डैश 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 इसको बना लिया और हम इसको खींच कर यहाँ ले आएंगे, इस प्लेट को खींच करके यहाँ ले आएंगे।
बीच की दूरी को d कर देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि क्या इस प्लेट को जिसमें चार्ज नेगेटिव माइनस क्यू है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जब खींच करके हम यहाँ ले आएंगे तो इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट देना होगा, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो देखो ये जो फोर्स तुम लगाओगे, कैसा फोर्स लगाओगे? दैट वुड बी कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कांस्टेंट हुआ तो सीधे एफ डॉट एस। तो सुनो, और स्लोली ले जाना है। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को जो अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाकर जो वो खींचेगा, अगर हम उतना ही फोर्स को अगर लगा देते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के रूप में, अगर उतना ही फोर्स हम लगा देते हैं एक्सटर्नली, तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्योंकि भीतर ही भीतर जो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लो 10 न्यूटन से, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को मान लो 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हम इस प्लेट को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर 10 न्यूटन से उधर खींचेंगे तो कहेंगे इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, एंड देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो दैट विल मूव स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, और कितना के बराबर? तो एग्जैक्टली इतना के बराबर। ये फोर्स कैसा है? तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट एस। मान कितने होंगे? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हम दे दिए हैं d। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। और यही जो एक्सटर्नल फोर्स है, यही जो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन है, दिस मच ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तो रूप कैसा तैयार होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहाँ पर रह गया है, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट खिंचा के यहाँ आ गया है, बीच की दूरी d बन गई है। तो मेरा कहना है कि इस अवस्था में लाने के लिए आपने पहले से ही कुछ काम कर रखा है, और जितने अमाउंट में काम कर रखा है उतना ही अमाउंट की एनर्जी ये सिस्टम स्टोर करके रखे हुए हैं। सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? You can say that is half q square d divided by a epsilon naught। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस फार्मूला को। बताइए तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर हम हवा ले लेते हैं तो इसके कारण होगा q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसके भी कारण इधर ही q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट हो जाएगा q बाई a एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ देंगे तो q बाई a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस ड्यू टू दिस एंड दिस ऑल्सो। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। याद रखिएगा, इसके पहले जो हम फोर्स कैलकुलेट में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो किए थे ऐसे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोनों नहीं था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ओनली। इसके कारण आधा, इसके कारण आधा, ये दोनों जुड़ के ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए हैं। तो Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बटा में D, होगा ना। और इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट इंटू D। तो E नॉट का मान इतना है, तो QD डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज। तो मेरे पास सारे रिलेशन हैं, वो हम सजा दिए हैं। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ? तो देखो भाई,
हाफ रहने देते हैं, हाफ रहने देते हैं। Q को हम इसको और भी रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर कितना लिख सकते हैं, यहां देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को नीचे भेज दो तो A एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगा, तो Q बटा में C लिख सकते हैं ना इसको। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर C होता है, D को नीचे भेज देंगे एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ऊपर में रहा Q और ये बन गया C। और यहाँ से हम Q इज इक्वल टू C इंटू भी लिख सकते हैं। तो ये हमें मॉडिफिकेशन के लिए चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार की हैं, जो अभी हम लोग नोट भी कर देंगे। अभी तो बस आप तैयार कर लीजिए। तो बताइए क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो सुनो, यहाँ से Q स्क्वायर है ना, तो एगो Q बाहर कर लो और एक Q रहने दो, तो बच गया क्या, तो Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट, और Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट दैट इज V, तो Q इंटू V, हाफ Q इंटू V। ठीक है, Q का मान यहाँ से C इंटू V ला के रख देते हैं, तो क्या होगा, हाफ C इंटू V, और एक और V है तो C इंटू V स्क्वायर, दिस मच। और यहाँ पे C की जगह पर या V की जगह पर हम Q बाई C लिख सकते हैं, तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर से एक C कट जाएगा, तो हो जाएगा हाफ। V की जगह Q बाई C यहाँ रखने वाले हैं, तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर होगा, तो ऊपर में Q स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा C। तो आप यहाँ देखिए, इतने सारे एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। और सही बात यह है कि सभी एक ही चीज है, सब इसी से निर्माण हुआ है। लेकिन सवाल बनाने में हमें कभी इसकी तो कभी इसकी तो कभी इसकी तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप चीज़ों को यहाँ से समझ के रखिए, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ थोड़ा सा नोट कर देते हैं। अच्छा, एक बात जो हम आपसे पूछे थे कि जो ये एनर्जी है वो कहाँ स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड मतलब कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा, उसके कहीं गोडाउन होंगे। तो वेयर डज दिस एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होते हैं। तो इसका जवाब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन है वहाँ स्टोर होते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर होते हैं। तो आपसे यहाँ जो एनर्जी स्टोर जो निकला है अभी, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड में स्टोर होंगे। फील्ड कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए, दिस इज द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के रीजन में ये फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और इसी फील्ड रीजन में एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। इसी फील्ड रीजन में एनर्जी जो है स्टोर्ड रहते हैं। इतना अमाउंट की एनर्जी इसी रीजन में स्टोर्ड रहते हैं, है ना। तो ये स्प्रेड रहते हैं विद ये इनटू इंटायर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्प्रेड इन एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो आप यहाँ इस बात को नोट लिख सकते हो, दिस एनर्जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड in a region of electric field between the plates, वो दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसी फील्ड रीजन में ये एनर्जी स्टोर्ड रहते हैं। ओके, तो हम इसके बाद एक क्वांटिटी को और डिफाइन कर देते हैं और फिर हम नोट कर लेंगे, ताकि ये चीज़ें जो निकल के आई हैं इसको हम उपयोग में ले सकें। तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी
इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। यूई, स्मॉल यूई से हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अगर हम डेफिनेशन पूछेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या बोलेंगे? इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in electric field per unit वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है तो पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की इकाई वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। देखिए ध्यान से, अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया भी है। ये है प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। विदिन दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और वो जो एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है, उसका मान हमने निकाला है, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने निकाला है, बाकी और उसके बाद हमने टर्म्स तैयार की थी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की बात करते हैं, ई वो कितना है, तो दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और बीच की दूरी अगर हम डी लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? प्लेट एरिया को अगर हम ए लिए हुए हैं यहाँ पर भी, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो प्लेट के बीच जितनी दायरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना हुआ है, ये पूरा, जैसे ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, पूरे प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पूरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज, तो पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जा रहा है। तो ये पूरी वॉल्यूम क्या है? एक तरह का क्यूबॉइड बन जाएगा। ये प्लेट की एरिया हो जाएगा एक साइड और ये दूरी हो जाएगा डी, दैट इज अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट इंटू दिस डिस्टेंस इज डी। तो ए इंटू डी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट्स। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी का बात करते हैं, जो एनर्जी डेंसिटी हमने यहाँ पर अभी लिखनी है, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ, इट इज यूई पर यूनिट वॉल्यूम इससे भी, तो इसके मान हो जाएंगे हाफ क्यू स्क्वायर डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम हो गया बाबू ए इंटू डी, दिस मच, एंड डी एंड दिस इज डी कैंसिल्ड, दिस इज कैंसिल्ड। आप अपने मन से क्या करो, ऊपर में एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दो एक स्टैंडर्ड रूप इक्वेशन प्राप्त करने के लिए। तो क्या होगा, देयर इज अ हाफ, वहाँ ऊपर में देखो तो हो गया क्यू स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एक एक्स्ट्रा आया है, नीचे बाबू देखो तो ए गुना ए का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो नीचे हो गया ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। डी तो कट ही चुके हैं। और आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मान क्या लिखे हैं, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर ऊपर है, ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर नीचे है। तो ये पूरा टर्म मिल करके, ये पूरा जो टर्म है ये पूरा मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो गया ना।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और यहाँ गौर से देखिए, ऑफ कोर्स हमने यहाँ दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट तो करा है, परंतु ये लागू सबके लिए है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर। क्योंकि यहाँ देखिए जो रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट तो सभी के लिए सेम होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ये तैयार करेगा। तो जो आज हम लोग तैयार किए हैं, अगर इसको हम नोट कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें जो कई सवाल बनाने में हमें काम आएगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ एक रूप दे देते हैं सजावट की, ताकि आप उसको सवाल बनाने में ओपनली इस्तेमाल कर सको। जैसा मान लो कि ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें प्लेट की दूरी d है और प्लेट का एरिया है a, और हम अभी प्लेट को कोई चार्ज नहीं दिए हैं, देयर इज नो चार्ज ऑन दी प्लेट्स। तो आप बताइए क्या इस सिस्टम में कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा? जरा सोचो, कैपेसिटेंस होगा नहीं होगा? तो इसका जवाब है कैपेसिटेंस होगा। वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज दो या ना दो, वो तो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स, प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स, इन पर डिपेंड करता है। आप कुछ ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक गिलास है, उसमें तुम पूरा पानी भरो या ना भरो, क्या गिलास में पानी भरने की क्षमता होगी कि नहीं होगी? एज सिंपल। ये कंडक्टर्स हैं, चाहे इसमें चार्ज दो या ना दो, चार्ज रखने की तो क्षमता होगी। तो वही को तो रिप्रेजेंट करता है ये कैपेसिटेंस। तो इसमें कैपेसिटेंस होगा और वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। बाय द वे अगर हम इसमें एक मीडियम भर देते हैं, सपोज करो हम अगर इसमें एक मीडियम भर देते हैं, तो मीडियम भर देने से कैपेसिटेंस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, वही रहेंगे, क्या हो? अगर प्लेट की दूरी वही हो, प्लेट एरिया वही हो और मीडियम भर दिया जाए हवा से, है ना, हवा इज एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी मीडियम, देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज k टाइम्स। जैसे मान लो हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइडेड बाई d होगा, तो k ऊपर ना मल्टीप्लाई हो गया है। तो जो हवा में जितनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है, मीडियम में k टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम बात हवा की कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा ना करें। और अभी हम इसमें चार्ज नहीं दिए हैं। अगर चार्ज नहीं है तो कैपेसिटेंस तो होगा, परंतु पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, चार्ज ही नहीं है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगा। तो चार्ज नहीं रहने से बस एक चीज़ जिंदा रहेगा, एंड दैट इज कैपेसिटेंस। बाकी जो सारे टर्म्स हम लोग पढ़े हैं वो सारे जो हैं वो ज़ीरो होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं चार्ज दे करके।
मान लो अगर हम इसमें चार्ज Q दे देते हैं और इसमें माइनस Q दे देते हैं, तो चार्ज दे देने से कैपेसिटेंस के मान जो लिखे हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसमें कोई चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? तो इसका जवाब है वही रहेगा। तब तक वही रहेगा जब तक इन प्लेट की दूरी वही रहे, एरिया वही रहे और मीडियम वही रहे जो था। हाँ, चार्ज दे देने से इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और वो बनेगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दे देने से इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाएगा, जो हम कैपेसिटर का पोटेंशियल कहते हैं। दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V के नाम से अगर बोले तो पोटेंशियल कहेंगे, और वो बराबर होगा E इंटू डी एंड दैट इज क्यू डी बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हम यहाँ पर Q बटा में C लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बाई डी C है, और यहाँ से हम Q इज इक्वल टू C इंटू भी टर्म बोल सकते हैं, जैसा इसके पहले भी हमने चीज़ों को बताया था। इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हाफ Q स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट। तैयार किए हुए हैं, और मीडियम भर देने से आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएंगे। अगर K टाइम्स मीडियम डालेंगे तो K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे तो फोर्स का मान K टाइम्स कम हो जाएगा। दोनों प्लेट के बीच जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आया है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा लेकिन, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएंगे। अभी जो हालत है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। फोर्स के मान इतने हो जाएंगे, अभी इतने हों, फोर्स ये हो गए। इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो कितना बोलेंगे? तो एनर्जी स्टोर्ड बोलेंगे हाफ Q स्क्वायर डी बाई A एप्सिलॉन नॉट, बराबर हम एक बार आइसोलेटेड कंडक्टर की भी पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब किए थे, तो वहाँ पर स्फेरिकल का लिखे थे Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ बदल के कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन इसके आगे का जो फैक्टर है वो एज सच सिमिलर है, हाफ C V स्क्वायर हाफ Q इंटू V या हाफ Q स्क्वायर बाई C। अभी हमने ये सारे चीज़ को ड्राइव किया इसके पहले वाले टॉपिक में, तो आप ये चीज़ों को मिला सकते हैं। और पांचवा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम du बाई dv, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है कुछ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो यहाँ से तैयार होते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये फॉर ऑल है, ये सब के लिए लागू होगा। हालांकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इस फॉर्मूला को डिज़ाइन करके लाए हैं, लेकिन ये लागू सब के लिए है। अब देखो, ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वो लागू सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, ये वाली, लेकिन ये सारे जो टर्म है वो लागू सब के लिए है। For all, this is for all, but this is applicable only for parallel plate capacitor. This force is only applicable for parallel plate capacitor. This potential difference is only applicable for parallel plate capacitor, but this formula is applicable for all. ध्यान रखिएगा, ये Q by C is applicable for all, but this is applicable only for the parallel plate capacitor. This electric field is applicable only for parallel plate capacitor, and this capacitance is also applicable only for parallel plate capacitor.
तो यहाँ देखिएगा कुछ फॉर्मूले डिज़ाइन हुए हैं सबके लिए और कुछ हुए हैं स्पेशली पैरेलल प्लेट के लिए। तो चीज़ों को समझ लीजिए और फिर इसके बाद इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसके रिलेटेड हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं और अब हम उसको बना सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, और फिर हम इसकी एक सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।